नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया में। हम लगातार साइंस की सीरीज़ चला रहे हैं, जो यह सीरीज हमारा पार्ट नंबर 3 है। हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। इस सीरीज में भी हमने 40 प्रश्नों को लिया है। जिन भाइयों का इन 40 प्रश्नों में 25 सही आता है उनकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, और जिनका 25 से कम आएगा वो अपनी तैयारी को और मजबूत करें। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जल जनित रोग क्या है? जल के द्वारा कौन सा रोग होता है, यही बताना है आपको। जल के द्वारा कौन सा रोग होता है? ए में मलेरिया, बी में डिप्थीरिया, सी में हेपेटाइटिस, डी में टीटेनस। बताइए। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया है जीवाणु के द्वारा होता है और जल द्वारा यह फैलता है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर डॉट 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 गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है? ए में है SO3, बी में SO2, सी में H2S, डी में H2O। बताइए। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन। सामान्य ताप एवं दाब पर ध्वनि की वायु से चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब 4 गुना हो जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी, ये बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस सवाल को एक बार और पढ़िए, क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, आप समझ जाएंगे बिल्कुल। सामान्य ताप एवं दाब पर ध्वनि की वायु से चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब 4 गुना हो जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप बढ़ाने पे बढ़ जाएगा, लेकिन दाब का कोई प्रभाव ध्वनि पे नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार डॉट 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 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना कहाँ होता है? अगर इनमें से कौन सा ये यही आपको बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए में 0, बी में विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम, सी में ध्रुव पर भार से थोड़ा कम, डी में अनंत। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार 0 होता है। ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कमी होता है। अगला क्वेश्चन। एक कंघी के द्वारा कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का क्या कारण है? अगर एक कंघी आप लिए हैं और अपने बालों को झाड़ते हैं और उसको नीचे रखते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े चाहे धूल कण उसमें ऑटोमेटिक आ जाते हैं, खींच लेता है, चुंबक की तरह कार्य करता है। तो ये किसके कारण होता है? ए में गुरुत्वीय बल, बी में घर्षण जनित बल, सी में चुंबकीय बल, डी में स्थिर विद्युतीय बल। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा स्थिर विद्युतीय बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ए में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, बी में वसा का संश्लेषण, सी में प्रोटीन का संश्लेषण और डी में प्रकाश का संश्लेषण। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन का संश्लेषण। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सूत्र ओजोन का गुण दर्शाता है? कौन सा सूत्र ओजोन का गुण दर्शाता है? ओजोन का सूत्र बताना है आपको। O2, O3, H2O2, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। O3 हमारा ओजोन को कहते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है ओजोन किसका अपरूप है? तो ओजोन हमारा ऑक्सीजन का ही अपरूप है। अगला क्वेश्चन। सिलिकॉन तथा क्वार्ट्ज के अवयव हैं। सिलिकॉन के साथ क्या होता है? सिलिकॉन के साथ क्या होता है क्वार्ट्ज में? ए में ऑक्सीजन, बी में सल्फर, सी में नाइट्रोजन, डी में हाइड्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज करेक्ट आंसर।
इसका होता है SiO2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील नहीं है? जल में घुलनशील नहीं है, जल में अगर क्या डालें इन चारों में से कि जो घुलेगा नहीं? ये बिल्कुल आप देखकर बता सकते हैं, सोचिए, इसको दिमाग लगाइए। ए में है एल्कोहल, बी में दूध, सी में शहद, डी में तेल। एल्कोहल, दूध, शहद, तेल, बताइए। तो जल में एल्कोहल, दूध, शहद ये तीनों विलय हो जाता है, लेकिन हमारा तेल है एक ऊपरी परत बना लेता है, तो यही घुलनशील नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, केले के पौधे की जड़ है। केले के पौधे की जड़ कैसे जड़ है यही बताना है। श्वसन मूल, बी में आरोही मूल, सी में अवस्तंभ मूल, डी में अपस्थानिक मूल। बताइए। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है डी, अपस्थानिक मूल। क्यों है यह अपस्थानिक मूल? क्योंकि केला के जो पत्ते होते हैं जब फट जाते हैं कहीं पे भी, जब फल निकल आते हैं तो फिर वह पुनः वहाँ से नहीं फल लेता है, दूसरे जगह से निकल जाता है, मतलब उसके किसी भी पौधे के तन से निकल जाता है फिर अगला पौधा। अगला क्वेश्चन, अंडा निम्न में से किसका उत्तम स्रोत है? हम लोग जो घरों में अंडा खाते हैं मुर्गियों से जो मिलता है, उसमें कौन सा उच्चतम स्रोत होता है? वसा, प्रोटीन, तंतुओं का, कार्बोहाइड्रेटों का? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन पाया जाता है अंडा में। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? परसेंटेज में ये रेशियो है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितना होती है? 1%, 2%, 4%, 6%। इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, 4%। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक रूप से परिवर्धित चावल की किस्म गोल्डन राइस किस विटामिन से परिपूर्ण होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। गोल्डन राइस, जिसे सुनहरा चावल कहा जाता है हिंदी में, यह आनुवंशिक रूप से परिवर्धित है, यानी किसी दूसरे जीनोम से लेकर इसे बनाया जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए की कमी होती है, इसी को पूरा करने के लिए आनुवंशिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? यौगिक, इस क्वेश्चन को अगर करना है आपको तो पहले यौगिक क्या होता है ये जानना होगा। यौगिक उसे कहते हैं जो एक निश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है। अब इसका आंसर आप दे सकते हैं, तो हमारा दिख भी रहा है 4 ऑप्शनों में से कौन होगा यौगिक। इसका करेक्ट आंसर है जल। जल का सूत्र होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? तेल के हाइड्रोजनीकरण, जो तेल हमारा बनता है उसमें उत्प्रेरक के रूप में कौन सा धातु लिया जाता है? उत्प्रेरक वह चीज़ होती है जो किसी भी प्रक्रिया में अगर मिला देने पे वह तेज़ी से होने लगती है, मतलब ये फास्ट काम कराने का कार्य करता है उत्प्रेरक। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है निकिल। निकिल धातु तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम क्या मापता है? ध्रुव की मात्रा, बी प्रकाश तरंगों की लंबाई, सी केबलों की लंबाई, डी जहाज़ों की चाल। एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। जब मीटर आ गया तो ये क्या नापेगा? तरंगों की लंबाई नापेगा। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन है?
सारे अम्ल ही रखे गए हैं ऑप्शन में, लेकिन दुर्बल अम्ल मतलब कमज़ोर अम्ल बताना है। ए में सिट्रिक अम्ल, बी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में नाइट्रिक अम्ल, डी में सल्फ्यूरिक अम्ल। कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा नाइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए व्यतीतकरण, बी अपवर्तन पर, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्विक लाइम बिना बूझा चूने के नाम से जाना जाता है? बिना बूझा चूने, CaO, CaCO3, COH2, SiO2, बिना बूझे चूने। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा CaO। कभी कभी पूछता है बूझे हुए चूने, तो बूझे हुए चूने ये तो बिना बुझा हुआ, इसमें पानी डाल दीजिए, बुझा हुआ चूना हो जाएगा, उसमें OH पानी डाल दीजिए H2O, बस। इसका आंसर होगा हमारा CaO। अगला क्वेश्चन, साबुन का बुलबुला के कारण किसके कारण गोल आकार प्राप्त कर लेता है? जो हमारा साबुन का बुलबुला होता है जब निकलता है तो गोल हो जाता है, तो इस किसके कारण प्रकार कर लेता है ऐसा आकार, यही बताना है। ए जड़त्व, बी दाब, सी पृष्ठ तनाव, डी सैन्यता। तो हमारा इसका आंसर होगा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। कोई भी द्रव होता है वह सदैव तनाव में रहने की कोशिश करता है, मतलब कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है, इसीलिए उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं, कोई भी द्रव होता है जो। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में करता है? जो हमारे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वह किसकी उपस्थिति में करते हैं? तो एक ठो दे दिया है क्लोरोफिल, और इसमें से कौन लेंगे आप बताइए। ए वाटर, बी पोषक तत्व, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सूर्य का प्रकाश। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल में सारे पोषक तत्व आ जाएंगे, जिससे हरित लवक जो भी होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑटोमेटिक वातावरण से मिलेगा, जल मिलेगा ही नीचे से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तूतिया किसका अन्य नाम है? तूतिया, ए में कॉपर सल्फेट, बी में ऑक्सीजन, सी में कॉपर, डी में मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताइए। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपर सल्फेट। इसे नीला थोथा के भी नाम से जाना जाता है, नीला थोथा। कॉपर सल्फेट, तूतिया, नीला थोथा एक ही नाम है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की है? इंसुलिन की खोज किसने की है? ए सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी फ्रेडरिक बेंटिंग, सी जेम्स वाट, डी सर FG हॉपकिंस। यह जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। बताइए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा बेटिंग। बेटिंग है, जो बेटिंग एवं बेस्ट वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क बताना है कौन है। ए में गैलेना, बी में क्रायोलाइट, सी में सिनेबार, डी में सेधा नमक। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा क्रायोलाइट। सिनेबार किसका अयस्क है? बताइए। सिनेबार हमारा अयस्क होता है पारे का। अगला क्वेश्चन, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है?
जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल की रिसाव होता है? चींटी काटती है तो हमें दर्द होता है, तो उसी अम्ल के कारण दर्द होता है, वो लोग रिसाव करके हमारे शरीर में डाल देती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पादप पौधों की जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है? ए लिपिड, बी विटामिन, सी सेलुलोज, डी प्रोटीन। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है सेलुलोज। सेलुलोज का बना होता है कोशिका भित्ति पौधों का। अगला क्वेश्चन, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी है? इटाई इटाई नामक बीमारी कौन सी धातु उत्तरदायी है? ए में कैडमियम, बी में निकिल, सी में क्रोमियम, डी में पारा। इटाई इटाई नामक रोग जब हो जाता है तो मनुष्यों में जो अस्थियाँ होती हैं, चाहे जोड़ जहाँ पे होता है वहाँ पे दर्द होने लगता है हड्डियों में। तो ये किसके कारण होता है? इटाई इटाई नामक रोग कैडमियम के कारण। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त, महाधमनी, फेफड़ा, फेफड़ों की धमनियां, महाशिरा। तो इसका हमारा आंसर है, देखते हैं, फेफड़ों की धमनियां। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, SO2 का जलीय विलयन कैसा होता है? यही बताना है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है ये SO2। ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी उभयधर्मी। तो SO2 को जब हम जल से प्रक्रिया कराएंगे ना H2O से, तो हमारा बन जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 बन जाएगा। तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यह अम्लीय होगा। इसका जलीय विलयन कैसा होगा? अम्लीय। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, केंद्रक के अलावा किस कोशिका अंग में DNA होता है? DNA केंद्रक के अलावा कोशिका अंग और किस में पाया जाता है? ए में राइबोसोम, बी में गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सी में माइटोकॉन्ड्रिया, डी में लाइसोसोम। गेस करिए आप लोग। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, सी। अगला क्वेश्चन, Al एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। एल्युमिनियम, सबसे पहले एल्युमिनियम का आपको परमाणु क्रमांक जानना होगा, तब तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो हम आपको बता दे रहे हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। एल्युमिनियम 13 पे आता है। अब इसका आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। तो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। 2 8 3, 8 2 10 3 13। अगला क्वेश्चन, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधा कौन है? शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधा है। ए रिक्सिया, बी लाइकेन, सी मार्केंसिया, डी फ्यूनेरिया। तो शैवाल और कवक के परस्पर सहयोगी से बने सहजीवी पौधा हमारा है लाइकेन, बी। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का SI मात्रक होता है? ए जूल, बी वाट, सी अर्ग, डी कैलोरी। बिल्कुल आसान है। तो ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है। ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, फाइकस में परागण होता है? फाइकस जो होता है, फाइकस में परागण होता है कीटों द्वारा, चिड़ियों द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा।
कीटों में परागण किसके द्वारा होता है ये बताना है। नहीं सॉरी, फाइकस में परागण किसके द्वारा होता है? तो ये कीटों द्वारा होता है। छोटे नरभक्षी जो भी कीट मकोड़े होते हैं, फाइकस में परागण इन्हीं के द्वारा होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? नहीं है बताना है आपको, नहीं है यानी 3 इसमें से विषमांगी होगा और 1 समांगी होगा। हवा, जेली, दूध, धुआं। अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हवा, क्योंकि हवा ऑक्सीजन नाइट्रोजन के निश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है। जो निश्चित अनुपात में मिलकर बनेगा उसे समांगी कहेंगे। अब विषमांगी यानी कोई भी उसका लिमिट नहीं होता है कि कितना कितना है। जैसे दूध लीजिए, दूध में कितना पानी होता है, कितना वसा होता है, ये आपको पता नहीं चल पाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ से क्या प्रदान होता है बताना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम, बी में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, सी में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, डी में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा और परिमाण दोनों। इसका आंसर हमारा है सी, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? कैलेमाइन, मैग्नीशियम, बी कॉपर, सी जिंक, डी सोडियम। कैलेमाइन बताना है किस धातु का अयस्क है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है जिंक। जिंक का है यह धातु अयस्क। अगला क्वेश्चन, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं। जो एंजाइम हमारे मानव शरीर में स्रावित होते हैं वो मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? ए कार्बोहाइड्रेट, बी लिपिड, सी अम्ल, डी प्रोटीन। तो हमारा इसका आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम। अगला क्वेश्चन, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? ए में ऑक्जेलिक, बी में एसिटिक, सी में फॉर्मिक, डी में मौलिक। सारे अम्ल रखे गए हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑक्जेलिक। आप लोग बताइए ऑक्जेलिक अम्ल है किससे प्राप्त होता है? ऑक्जेलिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर था ए। तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर से प्राप्त होता है, टमाटर। अगला क्वेश्चन, और यह हमारा लास्ट का क्वेश्चन है ये, और यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। सोडियम क्लोराइड जिसे नमक का रस कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यह हमारा सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।